पप्पू यादव के गुंडे ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके और मुझे 10 दिन के अंदर गोली मारने की धमकी दी, और उसने लिखा था क्या कि मां कसम मैं तुझे 10 दिन के अंदर गोली मारूंगा और इसे मजाक में मत लेना। इस प्रकार से धमकी देते हैं पप्पू यादव के गुंडे। जरा सोचिए, तेज प्रताप यादव जो है धार्मिक आदमी है। आप भी समझते हैं कौन भगई में बम बांधता है, कौन? मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है, लालू जी के बेटा है इस वजह से, या नौवा फेल है इस वजह से। बिहार की राजनीति का एक अहम चेहरा, एक युवा जो आया और उसने बिहार की राजनीति में गदर काट दी, कई लोगों से मिला और वहां पर वो ये कहता है और लोग भी मानते हैं, उसके समर्थक भी कहते हैं कि मनीष कश्यप कुछ करेगा। लेकिन सवाल यह है कि मनीष कश्यप है कहां? पूछ रहे लोग कि मनीष कश्यप है कहां? पहले तो बिहार में दिखते थे, वो कहते हैं कि सन ऑफ बिहार है, लेकिन है कहां मनीष जी? अभी आप वो दिख रहे हैं कि वो मेरे साथ बैठे हुए। फिलहाल मेरे ख्याल से जो हमारी बातचीत हुई है उसके आधार पर वो झारखंड में। पहला सवाल मैं उनसे यही पूछता हूं कि मनीष है कहां है? लोग खोज रहे हैं मनीष कश्यप कहां है। अभी चूंकि बिहार में चुनाव नहीं है, झारखंड में चुनाव है, तो इस समय वर्तमान समय में मैं झारखंड में हूँ। आज हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया मैं। कल जो है धनबाद जाना है, और इसी उसके एक दिन पहले मैं जमशेदपुर में था। तो पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया उस हिसाब से मैं अभी झारखंड में पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए मैं झारखंड में हूँ। झारखंड में हूँ मतलब चुनाव में ही सिर्फ दिखेंगे क्या सन ऑफ बिहार? चुनाव नहीं था तो मैं बिहार में था। आपने देखा होगा कि बिहार में जहां भी लोगों को जरूरत पड़ती थी, बाढ़ आया था उस समय जो है सबसे ज्यादा एक्टिव तरीके से मैं वहां पे था, लोगों के बीच में था, बाढ़ पीड़ितों के बीच में था। उसके पहले जो है आपने देखा होगा कि अगर पुलिया गिरता था तो मैं जाता था वहां पे, उन सब चीजों को दिखाता था, देखता था, और सरकार से अपने भी लोगों से मैं सवाल करता था और वहां पे सुधार करवाने का प्रयास करता था। लेकिन चूंकि इसके पहले जो है हरियाणा में चुनाव था तो मैं हरियाणा में था, और अभी जो है झारखंड में चुनाव है तो मैं झारखंड में हूँ। इस बीच में जो है 6 दिन 5 दिन 7 दिन पे जो है मैं बिहार में जाते रहता हूँ, और बिहार में भी अपना काम करते रहता हूँ। बिहार में भी 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है, जिसपे 2 पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और 2 पे एनडीए के प्रत्याशी है। तो वो 4 विधानसभा में से 2 विधानसभा में मुझे जाना है। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो क्या उनका काम सिर्फ ये चुनाव में घूम घूम कर अलग अलग राज्यों में प्रचार और चुनाव देखना है कि उनको बिहार में कुछ दिया जाएगा पदभार? देखिए, हमारी पार्टी की सरकार मजबूती से जहां भी आती है वहां पे विकास होता है। झारखंड में पिछले 5 साल में विकास जो है कहीं खो गया था, और डेमोग्राफी पूरा चेंज हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में आए हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी जरूरी है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जहां भी बिहार के लोग मुझे ढूंढते हैं वहां पे मैं खड़ा रहता हूं, और उनके समस्याओं के समाधान का लगातार मैं प्रयास कराता हूं। जैसे अस्पताल में इलाज का हो, उसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा कॉल सेंटर भी बनाया, जहाँ पे 2-3 लोग बैठे रहते हैं। वहां पे अगर किसी का फोन आता है तो पटना एम्स, दिल्ली एम्स और भी बहुत सारे जगहों पे जो है इलाज के लिए व्यवस्था कराते हैं। अगर किसी को ब्लॉक में किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो फिर हम लोग समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। रहते वहां है, बिहार के लिए काम कर रहे हैं कुल मिला के। तो बिहार के लिए हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन अभी चुनाव जब आता है तो चुनाव में अपनी पार्टी के लिए भी काम करना होता है, और उस पार्टी के लिए भी काम कर रहा हूं मैं। हर नेता का अपना दायित्व होता है। तो अभी आप झारखंड में, तो थोड़ी झारखंड की बात कर लेते हैं। पप्पू यादव आज वहां पे गए थे, अभी मैं बता रहा हूँ उनका बयान सामने आया, हिमंता बिश्व शर्मा को उन्होंने गुंडा कह दिया। इस तरह से चुनाव प्रचार दोनों ओर से एग्रेशन में हो रहा है। आप लोग भी कुछ कह रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो पप्पू यादव से बड़ा गुंडा तो कोई है नहीं, जो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। अभी गिरिराज सिंह के बारे में बोलते बोलते जो है उन्होंने पूरे एक समाज को टारगेट कर दिया। इसके पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट किया था कि देश जो है हिजड़ों का फौज बन चुका है। जरा सोचिए, इतना गंदा ट्वीट एक सांसद होने के नाते उनको नहीं करना चाहिए। उसके बाद से जो हेमंत बिश्व शर्मा को जो है गुंडा बोलते हैं, वो आज ही बोला है। योगी आदित्यनाथ को जो है रावण से तुलना करते हैं। अब बताइए, इतना मतलब कि शब्दों की मर्यादा को तार तार करते हैं, और जब हम लोग जैसे लोग सिर्फ सवाल कर देते हैं तो उनके गुंडे जो है जान से मारने की धमकी देते हैं। पप्पू यादव के गुंडे, उस पे आने वाला था, आपको जान से मारने की धमकी मिली है? पप्पू यादव के गुंडे ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके और मुझे 10 दिन के अंदर गोली मारने की धमकी दी, और उसने लिखा था क्या
कि माँ कसम मैं तुझे 10 दिन के अंदर गोली मारूंगा और इसे मजाक में मत लेना। इस प्रकार से धमकी देते हैं पप्पू यादव के गुंडे, जरा सोचिए। 10 दिन, और कहीं 10 ने दिन तो बीत कहीं गया कि गलत 10 है। दिन है अभी? क्या 10 दिन बीत गया कि है अभी? 6 दिन अभी बचा हुआ है, देखते हैं कि पप्पू यादव का मतलब गुंडा 4 दिन क्या पहले करता है। धमकी मिली थी, अभी 4 दिन पहले धमकी मिली थी, अभी 6 दिन है, तो डर लग रहा 6 है? दिन बचा हुआ है। डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जान की बात है डर भैया। क्यों लगेगा? पप्पू यादव जैसे लोग और उनके समर्थकों से डर क्यों लगेगा? देखिए, हम लोग आजाद भारत में रहते हैं और ये मोदी अभी का आपने भारत मेरे है। इंटरव्यू ये में वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम लोग तो पाकिस्तान में घुस के जो है वहां के आतंकवादियों को सबक सिखा सकते हैं। कनाडा में छुपे बैठे जो है आतंकवादियों को और खालिस्तानियों को हम लोग सबक सिखा सकते हैं। तो ये पप्पू यादव के गुंडे से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये लोग रोज आते हैं। बीजेपी के नेता बार बार पाकिस्तान में क्यों घुस जाते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। पाकिस्तान में घुसते इसलिए है कि पाकिस्तान हम लोगों का ही बेटा है जो 1947 में पैदा हुआ। कभी कभी बदमाशी करता है तो उसे जो है हम लोग झापड़ लगा के सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग भारत में बैठ के जो है पाकिस्तान का गुणगान करते हैं और उसी रास्ते पे जो है अब निकलने का प्रयास करते हैं, गलत रास्ते पे। तो हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि जब उस नालायक बेटा को जो है हम लोग सबक सिखा सकते हैं, तो यहाँ पे बैठ के अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसको भी सबक सिखा सकते हैं। ये आपने क्या किया जब आपको जान से मारने की धमकी मिली, तो क्या किया आपने? कुछ किया उसके लिए? तहरीर वगैरह दी है कि मुंह से हो रहा है? टुटपुजिया गुंडा से डरने की जरूरत है, क्या करेंगे ये सब। हमारे यहाँ एक कहावत है कि चिल्लर के डर से भगई ना खोलल जाला। भोजपुरी में कहते हैं चिल्लर के डर से भगई ना खोलल जाला। तो ये सब चिल्लर है, ये सब के डर से हम लोग कुछ नहीं। ये सब को अपना काम है, ये सब करते रहेगा, गुंडाई करते रहेगा, ये सब गुंडाई करते रहे और हम लोग जो है अपना हिसाब से अपना काम करते रहेंगे। झारखंड में चुनाव कैसा चल रहा है? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम लोग पूर्ण बहुमत से जो है यहाँ पे सरकार बनाएंगे, स्टेबल सरकार बनाएंगे। और पूरा 5 साल जो है हम लोग जो है झारखंड में फिर वैसे ही 2014 से 2019 तक जो विकास हुआ था उसी विकास के कड़ी को जो है हम लोग आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे 2024 से 2029 तक। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से मैं बात कर रहा था, वो कह रहा है कि हमारी सरकार बन रही है। उनकी सरकार अब जा चुकी है। यहाँ तक कि ये बात हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन, उनके पूरे परिवार को पता है कि उनकी सरकार अब जा चुकी है। इसीलिए जो है वो लोग जो है उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जेएमएम के पास अब प्रत्याशियों की कमी हो चुकी है। तो हमारे जो सहप्रभारी है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, प्रत्याशियों की कमी होगी ना, बीजेपी लूट लेती है प्रत्याशी। हाँ, तो हम लोन पे दे रहे हैं उनको प्रत्याशी। हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो असम के सीएम है, उन्होंने बाकायदा बोला है कि इनको प्रत्याशी की कमी हो गई है, इसलिए हमारे कुछ लोगों को जिनको जो है हम लोगों ने टिकट नहीं दिया उन्हें ये लोग लोन पे ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सारे लोग हारेंगे। और जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जो यहाँ पे पप्पू यादव आए, हेमंता बिस्वा शर्मा को जो है गुंडा बोले, लेकिन जो बांग्लादेशी गुंडई आके कर रहे हैं संथाल परगना में आदिवासियों के साथ, उस पे पप्पू यादव क्यों नहीं बोले? उस पे राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? जो पूरे भारत में इकलौता राज्य झारखंड है जहां पे पूरे देश में 4% आदिवासियों की संख्या बढ़ी है। पूरे देश में झारखंड में 10% आदिवासियों की संख्या घटी है। तो इस पे जो है राहुल गांधी, मैं आने वाला था झारखंड में जो पलायन का मुद्दा है उस पे मैं आने वाला था। बीजेपी क्या करने वाली है और क्या प्लान है, क्योंकि पलायन बहुत ज्यादा हुआ है और उसी को हेमंत सोरेन जो है वो मुद्दा बना रहे हैं। इवन उन्होंने एक योजना भी लॉन्च की है कि आइए यहाँ रहिए, बसिए। जामताड़ा एक जगह है झारखंड में, कौन नहीं जानता है उसको? वहां के लोग साइबर क्राइम से भी जानते हैं। साइबर क्राइम का हब है। साइबर क्राइम का जो है नेशनल कैपिटल नहीं, इंटरनेशनल कैपिटल है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल है साइबर क्राइम का जामताड़ा। जामताड़ा के एक अधिकारी मुझे मिले थे, उन्होंने बोला था कि मैं एक कॉलोनी में जो है घर खरीदा था, अब मुझे उस कॉलोनी में नहीं रहना है, घर को जो है औने पौने दाम पे मैं बेच के वहां से निकलना चाहता हूं। मैंने पूछा क्यों सर? तो उन्होंने बोला क्या है कि उसके आसपास में चारों तरफ जो है बांग्लादेशी और कुछ ऐसे पर्टिकुलर कास्ट के लोग, कम्युनिटी के लोग बस चुके हैं, जो लोग जो है हमारी बीवी और बच्ची भी घर से बाहर निकलती है तो छेड़छाड़ करते हैं। ये जामताड़ा की कास्ट का क्या मतलब? मुसलमान नहीं, वो तो आप भी समझते हैं कि कौन जो है अपने भगई में जो है बम बांध के जो है कूद जाता है। आप भी समझते हैं कौन भगई में बम बांधता है, कौन? मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। क्या बांग्लादेशी है
बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है, जिनको इंडोनेशिया ने बैन कर दिया है। अभी इंडियन इंडोनेशिया मुसलमान है नहीं है? इंडियन मुसलमान है कि नहीं है? देखिए, हम इंडियन मुसलमान सब गलत नहीं है। इंडियन मुसलमान में कुछ ही लोग जो है वो भाई नालायक है है, ना कुछ ही मुसलमान लोग। अपना? क्या? बाकी मुसलमान तो भाई है ना? हाँ, बाकी मुसलमान। सब क्यों नहीं भाई है? अगर सब ऐसा क्यों नहीं नहीं भाई? होता तो मोदी जी जो है वो उत्तर प्रदेश के उस गांव में जो है 572 घर देते ही नहीं। एक भी वोट मुसलमानों ने नहीं दिया, फिर भी मोदी जी ने 572 घर दिया। और आज पूरे भारत में ह्यूमन इंडेक्स के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है गुजरात के मुसलमानों का हुआ है, उसके बाद से मध्य प्रदेश के मुसलमानों का हुआ है। आप जाके उठा के देख लीजिए, गुजरात में सबसे ज्यादा दिन से बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में पिछले 22 साल से हम लोग हैं, और ये दोनों राज्य में मुसलमानों का जबरदस्त विकास हुआ है। जहां पे कांग्रेस की सरकार रही है वहां पे मुसलमानों का विकास भी नहीं हुआ। लेकिन जहां पे कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की सरकार रही है वहां पे घुसपैठियां बहुत ज्यादा है। 6 करोड़ घुसपैठिए हैं अभी भारत में। 9 राज्य में हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है, 200 जिला में हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है। और जहां पे हिंदू मेजोरिटी में रहता है वहां पे मुसलमानों को दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में हो जाता है वहां पे हिंदू बहन बेटियों को दिक्कत होता है, हिंदुओं को दिक्कत होता है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है, उनको बिजनेस छोड़ना पड़ता है, जमीन बेचना पड़ता है, घर बेचना पड़ता है, और सब कुछ बेच के जो है वहां से भागना पड़ता है। ये ऐसा क्यों और ऐसा कब तक चलेगा, जरा बताइए। और अगर ऐसा हो रहा है तो इस पे बोल देना क्या गुनाह है? अगर अवैसी जो है मुंबई में मुसलमानों के लिए रैली कर सकते हैं, हैदराबाद में जुलूस निकाल सकते हैं, दिल्ली में सारे मुसलमान इकट्ठा हो सकते हैं, लखनऊ में जो है मुसलमान इकट्ठा हो सकते हैं, मस्जिदों में जो है वो मुसलमानों को इकट्ठा होने के लिए जो है वो लाउड स्पीकर से जो है अनाउंसमेंट किया जा सकता है, तो अगर गिरिराज सिंह सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर दे रहे हैं तो ऐसे ऐसे नेताओं को क्यों दिक्कत हो जा रहा है? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अगर मुसलमानों के साथ कुछ हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है तो क्यों चुप बैठ रहे हैं? प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बिहार में आप देखिए कि सीमांचल के मुद्दे पे प्रशांत किशोर एकदम खामोश रहते हैं। जब बाढ़ आता है बिहार में तो बिहार में दिखते नहीं है। कोरोना के समय में प्रशांत किशोर का चेहरा तक नहीं दिखा, परछाई तक नहीं दिखा बिहार में, और प्रशांत किशोर बिहार बदलने चले हैं। बदल देंगे भैया, जैसे सरकार आई शराब फ्री है, खूब पियो खूब जियो, ऐलान किया उन्होंने, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। अब बदल देंगे। पहले तो मैं प्रत्याशी को बदले, जिस प्रत्याशी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको जो है प्रत्याशी बना दे रहे हैं। तो ये सारा प्रोपोगेंडा है। ये लोग जो है भारत को कमजोर करने का प्रयास करते हैं और जुमला लेके आते हैं, जुमला लेके आते हैं, एक्चुअल में जुमला ये लोग लेके आते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जनसुराज किया, इतना चले हैं पैदल, ऐसे तो मत कहिए। एक काम बताइए ना, एक काम बताइए ना, बिहार के ही रहने वाले सिंगल काम बहुत पैदल चले भैया, पैदल चल बिहार को तलाशा है। पैदल चलने से क्या आपको जो है लोग मौका दे देंगे? बिहार जगा रहे थे वो, गांधी ने चंपारण, आप जहां से आते हैं वहां से गांधी ने चंपारण शुरू किया था। देखिए बिहार जगा रहे थे ना। बताइए, मनीष कश्यप उनसे कम ताकतवर होने के बावजूद जो है कम से कम 200 रोड बनवाया है, ब्लॉक में जाकर लोगों के समस्याओं का समाधान कराया। मुझे बात समझ में नहीं आती, एक मुझे और बात समझ नहीं आती, मनीष कश्यप ने जनसुराज ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं मुझे बात पूरा करने दीजिए। क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार के टैलेंट को देख रहे थे। मनीष कश्यप ने इतने काम किए हैं, इतने जो है जन सुविधा के काम किए हैं, लेकिन उसके बाद क्या मनीष कश्यप की बात कभी प्रशांत किशोर से नहीं हुई, या फिर प्रशांत किशोर ने कभी, क्योंकि वो सब जगह जा रहे थे, आप लोगों का क्यों नहीं काटा, क्यों नहीं बैठ पाया? सीमांचल के मुद्दे पे अगर बोले, सीमांचल पे बात करें, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का काटा क्यों नहीं बैठ पाया? बीजेपी ज्वाइन करने से पहले खामोश रहते हैं वो, सीमांचल के मुद्दे पे खामोश रहते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उस पे खामोश रहते हैं वो, उस पे खामोश रहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पे खामोश रहते हैं वो। तो आधा हकीकत आधा फसाना वाला कहानी लेके अगर चलेंगे तो कैसे कोई साथ में आएगा? आप सबका साथ सबका विकास की बात कीजिए, लोग साथ में आएंगे। लेकिन वो अब उस पे जो है बाद में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। अभी तो जो झारखंड की राजनीति जो चल रही है, मैं बस एक लाइन ये जानना चाह रहा था कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो बिहार के टैलेंट को आगे लेके आएंगे, बिहार के टैलेंट को देखेंगे। मनीष कश्यप बहुत पहले से काम कर रहे हैं समाज सेवा का, जब वो नहीं आए थे बीजेपी में, मैं तब की बात कर रहा हूँ, उस समय से भी काम कर रहे थे, आप भी अलग काम कर रहे हैं।
तो क्या हुआ कि ये दोनों जो बिंदु हैं, मतलब प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप दोनों, क्या एक दूसरे से नहीं मिल पाए? क्यों नहीं जुड़ गए आप जनसुराज के साथ? क्या वही उन्होंने मैं ऑफर बोल नहीं रहा हूँ दिया? ना। देखिए क्या आपने कभी देखिए कोशिश नहीं? देखिए, बिहार में बाढ़ आया उस समय वो नहीं थे, बिहार में कोरोना आया उस समय नहीं थे। प्रशांत किशोर जी शुरुआत किए नरेंद्र मोदी के साथ, चले गए कांग्रेस के पास, ममता बनर्जी से होते हुए जो है शिवसेना का जो है दरवाजा खटखटाने के बाद डीएम के पास चले गए, और उसके बाद से सारा जगह पे जो है अपना साठ गांठ करने के बाद जब उनको लगा कि अब जो है राजनीति में आना चाहिए, तो वो राजनीति में चले आए। राजनीति में आने से पहले उन्होंने बिहार के लिए 5 काम उनको करना चाहिए था, उन्होंने एक भी काम नहीं किया। जब कुछ काम नहीं किया आपने और सिर्फ टेंट पंडाल और गाड़ी लेके आप चल दिए और अथाह पैसा लेके चल दिए, और आप बोलते हैं कि पदयात्रा कर रहे हैं, आप गाड़ी यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से पैसा आया उनके पास? अथाह पैसा है क्या उनके पास? बहुत पैसा है, और पदयात्रा नहीं कर रहे, पदयात्रा नहीं कर रहे हैं। उसको क्लियर कीजिए। पदयात्रा मतलब होता है कि आप पैदल चल रहे हैं, वो पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, वो जो है गाड़ी यात्रा कर रहे हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं। उसके पहले जो है बहुत सारे लोगों को जो है हायर करके रखा जाता है कि फूल बरसाना है, माला पहनाना है, और उनसे पूछ दिया जाता है कि किसको माला पहना है, तो औरतें कहती है कि हमको नाम ही नहीं पता है। मनीष जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। क्या? मनीष जी ऐसे आरोप मत लगाइए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई है। यूट्यूब पे वीडियो है, मैंने वीडियो नहीं बनाया, आप जाके देखिए ना, यूट्यूब पे वीडियो है, आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिए कि ये बात सत्य है। जनसुराज का छोड़िए, सुनिए, ये बात बताइए, जनसुराज का कहाँ है भविष्य? आप कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर का भविष्य? देखिए, बिहार में 2025 में भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में सरकार बनाएगी, बस मैं इतना जानता हूं, और किसी भी हाल में सरकार बनाएगी। और जिस प्रकार से यूपी में बुलडोजर कल्चर लाया गया, उस प्रकार से गुंडा माफिया अपराधियों पे जो है बुलडोजर बिहार में चलेगा। और जिस प्रकार से डेमोग्राफी जो है, बुलडोजर चलाना सही है क्या बिना जांच के? मतलब जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं? किसी लड़की का रेप हो जाए, उसमें क्या जांच किया जाएगा जब पुलिस के पास सारे सबूत है? नहीं ना, शासन व्यवस्था इतनी अच्छी रहे, सरकार इतनी अच्छी रहे कि रेप हो ही नहीं। अमेरिका में भी गोली चल जाता है, शासन व्यवस्था अच्छी है तो। अमेरिका में भी गोली चल जाता है, अमेरिका में भी गोली चल जाता है। वहां तो गन कल्चर भैया, क्या अपराधियों का क्या करेंगे? उनकी मानसिकता अगर मरने मारने की हो जाएगी तो क्या करेंगे? सुनिए मेरी बात। नीतीश कुमार जिनको सुशासन बाबू कह के और लाया गया था सत्ता में, तब से वो हैं। अब सुशासन व्यवस्था इतनी हो जाएगी, लचर तो कैसे होगा? भू माफिया, गोली चल जाती है, मुजफ्फरपुर में गोली चल जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। अब सुशासन बाबू ही जब काम नहीं करेंगे, सवाल तो उठाना बनेगा ना भैया। देखिए, अपराध तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है बिहार में, ये मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन उसी के लिए तो बुलडोजर कल्चर की जरूरत है, अपराधियों का मनोबल तोड़ने की जरूरत है। कल को जो है आप चैनल पे बैठ के बोलिए कि आतंकवादियों के आगे जो है थाली लेके ओम जय जगदीश हरे कीजिए और उनको समझाने का प्रयास कीजिए, उनको मुख्यधारा में लाने का प्रयास कीजिए। जब वो नहीं समझेंगे तो उन्हें क्या, उनको तो रॉकेट लॉन्चर आतंकवादी मुसलमान होते हैं तो वो ऐसे भी ओम जय जगदीश हरे से नहीं समझेंगे, उनको नहीं, अगर नहीं समझेंगे वो पढ़ना होगा, उनको तो रॉकेट लॉन्चर से समझाना पड़ेगा। वैसे ही अगर भू माफिया नहीं समझ रहे हैं, वो भू माफिया एक पर्टिकुलर पार्टी से संबंधित रखते हैं, बालू माफिया नहीं समझ रहे हैं, वो भी एक पर्टिकुलर पार्टी से संबंधित रखते हैं लोग। वो सारे लोग जो एटीएम लूट रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, सोने का दुकान लूट रहे हैं, ज्वेलरी शॉप लूट रहे हैं, अगर वो लोग नहीं समझ रहे हैं, बहुत दिनों से गयो 3 दिन बीत और भय भी न होत न प्रीत, बड़े प्यार से समझाने का प्रयास पिछले 20 साल से इन लोगों को किया गया, ये लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक बार बुलडोजर कल्चर जो है यहाँ पे भी जरूरत है, और इनके ऊपर भी इनके मनोबल को तोड़ने के लिए चलाने की जरूरत है। अच्छा, अब जो अक्सर बिहार पे बात करते हैं तो लूटपाट की बात करते हैं। मैं एक इंटरव्यू आपका देख रहा था, आप उसमें बता रहे थे कि कोई कौन कौन नेता है जो लूटता है, आपको पता है? शिक्षकों से लूटता है, डॉक्टरों से लूटता है, क्या माजरा है ये? कौन नेता है जो लोगों से मांग रहा है? पहले जो है पूर्णिया में मरवाड़ी से लूटे, पूर्णिया के बहुत सारे मरवाड़ियों से लूटे, वो लोग छोड़ के जो है दूसरे जगह पे चले गए। पटना में जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट से लूटते हैं, डॉक्टरों से लूटते हैं। क्या नाम है उस महानुभाव का? है गुंडा, है, अभी भी वही काम करते हैं। एक जगह से 1 करोड़ लूटेंगे और दूसरे जगह 1 लाख बांट देंगे। है वैसे लोग जिनके समर्थक जो है गुंडाई करते हैं। सबूत है मेरे पास, वो सारी सबूत जो है समय पे हम सबके सामने रखेंगे।
जब हम जेल गए थे तो मेरे एक मतलब कि जिनसे जो है 1-2 बार से बातचीत हुई थी, उनसे जो है उन्होंने मर्सिडीज जो है गाड़ी जो है जेल के अंदर से बातचीत हुई? फॉर्मेटिक क्या जेल के अंदर से बातचीत हुई थी? नहीं, मेरी जेल से अंदर से बातचीत नहीं हुई थी, और जुगाड़ मेरे है गुरु? समर्थक से उनकी बातचीत अच्छा हुई थी। अच्छा और समर्थक अच्छा, नहीं थे, वो समर्थक। गार्जियन थे, बड़े भाई थे, उनसे बातचीत हुई थी। हाँ। और उन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे दिखाया कि मनीष देखो जो है तुम्हारे नाम पे इन्होंने मर्सिडीज फॉर्मेटिक जो है घूस मांगा था कि आप घूस दे दीजिएगा अच्छा। तो हम आरोप आप पे नहीं लगाएंगे। और वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि मनीष कश्यप को लंदन भगाने का प्रयास जो है एक व्यापारी कर रहे हैं। अब जरा बताइए, मेरे पास पासपोर्ट वीजा नहीं और मुझे लंदन भगवा रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्हें जो है आरोप लगा के मर्सिडीज फॉर्मेटिक चाहिए था, जिस गाड़ी का दाम जो है लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया है। तो इस प्रकार से पटना के बहुत सारे अच्छे टीचरों ने बताया मुझे, बहुत रेपुटेड बहुत बड़े टीचर ने बताया मुझे कि 3 महीना 4 महीना 5 महीना पे इन्हें जो है 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया चाहिए। किस टीचर ने बताया? रंगदारी। टीचर किस टीचर ने बताया कि मांगते हैं रंगदारी? वो छोड़िए, वो समय पे मैं सबके सामने लेके आऊंगा, सबके किसने? सामने। सुनिए आप इशारा बात करें, किसने मांगा, किससे मांगा, आप दोनों का नाम नहीं बता रहे, बाकी सब कुछ बता रहे हैं। सबको पता चल रहा है कि कौन मांगता है और किससे मांगता है। एक बड़ा अस्पताल है बिहार में, बहुत बड़ा। अच्छा, बहुत बड़ा। अभी कुछ दिन पहले तक वो सबसे बड़ा था अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में, वहां पे भी उनका रंगदारी चलता था। उसके बाद से बिहार में एक और बड़ा अस्पताल खुला, वहां पे भी मांगने का प्रयास किया। तो जो अभी जो बड़ा अस्पताल खुला है राजेंद्र नगर में, कंकड़बाग में बड़ा अस्पताल खुला है, उसके जो है डायरेक्टर सीधे मना कर दिए कि ये हम ही ऐसे रंगदार और गुंडों को जो है पैसा वैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो अस्पताल सही इलाज करता है। इसलिए जो थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में जो है फायर फाइटिंग का व्यवस्था नहीं है, जो फायर फाइटिंग का होता है ना, बहुत बवाल हुआ था जो दिल्ली वाला फायर फाइटिंग का व्यवस्था नहीं है। तो ये नियम कानून दिखाते हैं कि फायर फाइटिंग का व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे, जल्दी से पैसा दो। पैसा दे देता है तो सब सही हो जाता है। बढ़िया जुगाड़ धंधा है गुरु, पैसा कमाने का। बढ़िया एक नंबर इन लोगों का धंधा है, एक नंबर। नेता बनने में फायदा तो है भारत का भविष्य का, अगर मैंने लंबे समय तक देखा जाए। नहीं, नेता अगर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बनेंगे तो देश का फायदा होगा। नेता गुंडों जैसा बनेंगे तो उसके परिवार का फायदा जाएंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता बनिए, नरेंद्र मोदी जैसा नेता बनिए, अमित शाह जैसे नेता बनिए, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता बनिए, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नेता बनिए, तो ऐसा नेता बनेंगे तो देश का फायदा होगा, राज्य का फायदा होगा। एक मिनट, खाली बीजेपी वालों के नाम सुना है, विपक्ष या पहले और दूसरे भी तो नेता रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता बनिए, अच्छे नेता थे। चाचा नेहरू जैसा नेता थे। जवाहरलाल नेहरू जैसा नहीं, जवाहरलाल नेहरू तो देश को बांटे, उनके जैसा नेता बनने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो देश को बांटा, कोका आइलैंड चाइना को दे दिया। कोई कांग्रेसी आपकी नजर में बढ़िया है? चाइना को चला गया। तिब्बत जो कांग्रेसी आपकी नजर में बढ़िया है? तिब्बत जो है चाइना के पास चला गया। एक समय ऐसा था कि श्रीलंका भारत का हिस्सा बन सकता था, उन्होंने प्रयास नहीं किया। कोई कांग्रेसी आपकी नजर में बढ़िया है? जिलेबी की फैक्ट्री खोलने वाले नेता कैसे बढ़िया रहेंगे? राहुल गांधी को कह रहे हैं आप? क्या राहुल गांधी को कह रहे हैं आप? जिलेबी का फैक्ट्री वहीं खोल रहे थे ना। नाम ले लीजिए, इतनी भी क्या दुश्मनी, नाम तो ले ही सकते हैं जुबान से। भगवान ने इतना अच्छा आम दिया है। खोल रहे थे। अभी मटन चिकन का फैक्ट्री जो है वो सोच रहे हैं कि झारखंड में खोलेंगे। तो बहुत आप लोग विपक्ष जो है, विपक्ष को, खैर विपक्ष भी अपनी चीजें कर रहा है। खैर आप एक बात बताइए, अब आपके थोड़ा सा व्यक्तिगत पे आते हैं। मैं कैसे आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा कोई प्लान नहीं था आने का। मैं इंटरव्यू, मैंने कहा कि आज वो कहते हैं मनीष जी आ रहे हैं, तो बोले कि यार उनसे पूछिएगा मनीष जी से कि जब उनको राजनीति ही करनी थी तो इतना हवा क्यों बना रहे थे, कह रहे थे कि नहीं मैं समाज सेवा करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अंत में फिर आके समा गए बीजेपी में। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जब मैंने सोचा कि मैं YouTube के माध्यम से वीडियो बना रहा हूं और लोगों की समस्याओं का समाधान करा रहा हूं, तो मुझे राजनीति ने डिस्टर्ब कर दिया, तेजस्वी यादव ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। नौवा फेल, क्रिकेट में फेल, पढ़ाई में फेल, राजनीति में फेल, जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव ने मुझे डिस्टर्ब किया। तो मैंने सोचा कि जब मेरे दुनिया में घुस के जो है ये लोग आग लगा रहे हैं, तो मैं इनके दुनिया में घुस के थोड़ा सा देखने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये लोग करते क्या हैं। इसलिए जो है मैं राजनीति में पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं इन लोगों की पूरी
अच्छा एक पूरे बात का बताइए पूरा मनीष भाई, क्या नहीं जी एक बात बताइए, आप आ गए लेकिन साफ बताइएगा, आप जब एक्टिव हुए समाज सेवा में, उसके पहले भी आपने चुनाव लड़ा था ना, हार गए थे आप चुनाव, उसके बाद दोबारा से फिर आप यूट्यूब में आए, उसके बाद ये जो जेल जाने वाला प्रकरण हुआ, उसके बाद आके आपने बीजेपी ज्वाइन की। हम्म, कैसे देखिए कैसे ना कहें देखिए कि आपको आना तो राजनीति में ही था, बस वो थोड़ा सा घूम फिर के हवा बना के आ रहे थे, कैसे ना अच्छा कहेंगे। जैसे भी हो, सुनिए सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजनीति में युवाओं का आना क्या गुनाह है? आप एकदम बताइए। सही, आना ही चाहिए। मैं तो मानता हूं आना कि नई आना सोच, चाहिए। नई उमंग, नई जिस हाँ ओर मैं कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है, वो तो तो आना अगर ही चाहिए तेजस्वी एकदम। यादव डिस्टर्ब नहीं किए होते तो अभी मैं जो काम कर रहा था उसमें खुश था, तेजस्वी वो भी तो काम युवा करते है ना, रहते। तो मुझे उन्होंने डिस्टर्ब तेजस्वी भी किया, तो युवा है मुझे ना, तो जल्दी आना पक्ष को पड़ा। विपक्ष को दोनों में जवान आने चाहिए। तेजस्वी भी युवा है ना, तो पक्ष और विपक्ष दोनों में जवान आने चाहिए। जरूरी थोड़ी कि देखिए सिर्फ बीजेपी तेजस्वी में जवान किस है, प्रकार से कांग्रेस में युवा भी है, जवान है, किस आरजेडी में प्रकार भी से आप जवान है। तेजस्वी को युवा कहेंगे? आप बताइए ना, किस प्रकार से तेजस्वी जी को युवा कहेंगे? आप बताइए। जवान लालू जी के जवान देखिए, बेटा है इस वजह से, या नौवा फेल है नहीं नहीं, इस वजह से, या क्रिकेट खेलने गए इस वजह, क्रिकेट खेलने गए वहां पे फेल हो गए इस वजह से, या बिहार में जितना दिन उप मुख्यमंत्री रहे क्राइम बढ़ा रहा है इस वजह से, या सिर्फ और सिर्फ उम्र का हिसाब कीजिएगा कि 38 साल के हैं तेजस्वी यादव, 37-38 साल के, तो उम्र के हिसाब से वो युवा हुए, तो युवा हम उनको कंसीडर कर ले रहे। रीजन क्या है तेजस्वी यादव को युवा कहने का? आप बताइए, इकलौता रीजन बताइए तेजस्वी यादव को क्यों युवा कह रहे हैं? 40 साल के आसपास है, क्या एज है उनकी? 37 साल। 35 साल तो युवा ही में आएंगे, 40 के अंदर आते हैं तो। विरासत में राजनीति मिली ऐसे लोगों को जो है आप लोग युवा नेता कहते हैं, लेकिन जो युवा संघर्ष करके, सड़कों पे संघर्ष करके, संघर्ष बहुत समाज जरूरी है। के स्थिति को चेंज करने के लिए संघर्ष करता है, तो वो युवा अगर राजनीति में आना चाहता है तो क्या गलत कर रहे हैं? उसको तो सलाम करना चाहिए, उसको बिल्कुल बिठाना चाहिए सर माथे पर, अगर उसकी मंशा अच्छी और साफ है तो। कैसे डिसाइड होगा कि उसकी मंशा अच्छी और साफ है? जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक कैसे डिसाइड हो सकता है? अपने कृत्यों से करेगा, हाँ वो मौका मिलेगा, अपने कृत्यों से करेगा। हाँ, तो मौका मिलना चाहिए, और अगर वो आदमी अच्छा बीजेपी काम नहीं कर रहा है तो 5 साल बाद फिर नए युवाओं को मौका देना चाहिए। एकदम सही बात है, नहीं तो वो सिंहासन पर वो मार के बैठ जाते हैं, कुंडली मार के बैठ जाते हैं और वो यादव हटते जी नहीं का हैं। कभी इंटरव्यू लीजिएगा या आपके चैनल के कोई बिल्कुल पत्रकार बिल्कुल तेजस्वी लूंगा। यादव का इंटरव्यू लेंगे तो आप लोग पूछिएगा कि राघोपुर उनका विधानसभा क्षेत्र है, 5 साल में कितना बार गए हैं, और राघोपुर क्षेत्र के लिए 5 कौन कौन सा काम किए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक सवाल पूछ दीजिएगा, तेजस्वी यादव जी के पास जवाब नहीं है। जिस विधानसभा में वो चुनाव लड़े, जीते, वहां के लोगों ने जिताया, उस विधानसभा में वो पैर तक नहीं रखे हैं 5 साल में, और गए भी है तो नाव पे गए हैं 1-2 बार, और उसके अलावा उस विधानसभा में 5 को काम तक नहीं किए। वहां के लोग रोते हैं, यहाँ तक कि वहां के यादव भाई लोग जो है मुझे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे कमेंट करते हैं कि भैया एक बार राघोपुर दिया रहा आइए और हम लोगों के लिए आवाज उठाइए। ये स्थिति है तेजस्वी यादव जी का। बहुत बुरी स्थिति है। तो कुल मिला के एक बात बताइए, रैपिड फायर खेलें? मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, उनसे जुड़ा हुआ जो भी शब्द आपके दिमाग में आएगा वो बोल दीजिएगा, बिना सोचे समझे। आपत्तिजनक मुझे पता है आप नहीं बोलिएगा, सब आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है? ठीक। आप अभी झारखंड में, तो वहीं से शुरू करते हैं। हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कोयला माफिया। बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी एक अच्छे नेता है। चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन की पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। क्या मतलब, आ गए तो ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने जो है शिबू सोरेन का संघर्ष का साथी थे चंपई सोरेन, उनको जो है सम्मान नहीं मिला, वो आ गए भारतीय जनता पार्टी में। शिबू सोरेन। शिबू सोरेन ने झारखंड के लिए संघर्ष किया था, लेकिन परिवारवाद के चक्कर में जो है उन्होंने जो है सब कुछ बर्बाद कर दिया। कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन का पहचान सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनके ससुर जी और उनके पति दोनों सीएम रहे हैं, उसके अलावा कल्पना सोरेन का कोई पहचान नहीं। गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह बेगूसराय को जो है विकास के रास्ते पे लाने वाले एक अच्छे हिंदुवादी समाजसेवी नेता है। तेजस्वी। तेजस्वी नौवा फेल है, जंगल राज के राजकुमार हैं, हर जगह फ्लॉप हो गए। चांदी का तेज चम्मच, प्रताप। 2-2 चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। तेज प्रताप। तेज प्रताप यादव जो है
धार्मिक आदमी हैं। लालू जी के कुल खानदान में वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो है हिंदुत्व की तरफ, धर्म की तरफ जो है झुके रहते हैं। बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है यार उनके लिए आपको। मतलब जो सच है, आपने बोला रैपिड फायर राउंड, हम आपसे सवाल। लालू यादव संघर्ष करके जो है बिहार के सीएम बने, लेकिन सीएम बनने के बाद बिहार को लूट के बिहार को बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार सहनशील नेता है, अच्छे नेता है, समाजसेवी नेता है, समाजवादी नेता है, और उन्होंने परिवारवाद को राजनीति में कभी बढ़ावा नहीं दिया। प्रशांत किशोर के बारे में अभी बिहार के लोग नहीं जानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं जो अलग अलग पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करती है, और चुनाव प्रचार के लिए वो लोग मोटा पैसा लेते थे। बस इतना ही जानता हूं मैं उनके बारे में। मनीष कश्यप एक फौजी का बेटा है, साधारण परिवार का लड़का है और संघर्ष कर रहा है। बस इससे ज्यादा मैं अगर अपने बारे में बोलूं तो लोग बोलेंगे कि अपनी प्रशंसा कर रहा है। और ये बिहार में शराब का क्या है? और शराबबंदी नीति में थोड़ा सा, शराबबंदी फेल है। शराबबंदी नीति में थोड़ा सुधार होना चाहिए। गुजरात मॉडल अप्लाई होना चाहिए। जैसे गुजरात में शराबबंदी है, वो मॉडल अगर अप्लाई कर दिया जाए तो बिहार में शराबबंदी जो है एकदम 100% सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि हालात बहुत खराब है, बिहार पुलिस शराब खोज ही नहीं पा रही है। खोज नहीं पा रही है। बिहार पुलिस में जो है 1 लाख राजस्व का नुकसान अलग से हो रहा है। गुजरात मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। बिहार में अगर शराबबंदी को सक्सेस करना है तो गुजरात मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कहे कि हम शराब खोल देंगे, बाप को शराब पिलाएंगे और बेटा को जो है वो शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, तो इस हिसाब से तो मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये आपसे भोजपुरी पे तो आऊंगा, ये याद आ गया मुझे। मैं वैसे खत्म करने वाला था लेकिन याद आ गया तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव जब चल रहे थे ना, लोकसभा के चुनाव, तो मैं गया था इलेक्शन को कवर करने के लिए काराकाट। चुनाव और राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। इलेक्शन कवर करने के लिए गया था क्या कहते हैं, काराकाट। तो वहां मैं उनसे मिला, पवन सिंह से मिला, उनका इंटरव्यू वगैरह किया। जब मैं वहां से निकल रहा था ना, आपको बता रहा हूँ मनीष जी, वहां पर एक सांवला सा मतलब क्या कहते हैं, मजदूर जैसा आदमी था, मजदूर ही था वो। आपको मैं बताऊं, वो व्हाइटनर सूंघ रहा था। जो लोग नहीं जानते हैं दर्शक, उनको मैं बताऊं कि ये एक तरह का होता है नशा। वैसे तो ये काम की चीज होती है, लेकिन उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो नशा होता है। मैं बता रहा हूँ बिहार में अलग अलग तरह के जो आ रहे हैं ना नशे, ये शराबबंदी की वजह से, चीजों की वजह से कंट्रोल ही नहीं है। बिहार एकदम, मैं देखता रहूं कि उड़ता पंजाब होता जा रहा है। देखिए, मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया था। पूर्णिया के बारे में भी जो है खबर निकला था कि उड़ता पूर्णिया और पप्पू में क्या चले जा रहे हैं हर बात। नहीं, पूर्णिया में भी निकला था कि उड़ता पूर्णिया बनते जा रहा है। ये सारी चीजें पप्पू यादव के सांसद बनने से पहले ही निकला था। ये चीजें, शराबबंदी को एक बार जो है रिवाइज करने की जरूरत है। और गुजरात में जो कई बार वो समीक्षा बैठक में जो शराबबंदी लागू हुआ है ना, गुजरात टाइप का, उस प्रकार से अगर शराबबंदी बिहार में लागू हो जाए ना, तो बहुत सारा सुधार भी हो जाएगा, रेवेन्यू भी आ जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम भी आ जाएगा। तो चिंता ही नहीं खत्म हो जाएगी। कहाँ दूसरे भी तो राज्य हैं जहाँ पे शराब चल रही है। ये देखिए, शराबबंदी का जो वयस्क है वो तो पी सकते हैं ना। नहीं, शराबबंदी का कुछ डिसएडवांटेज है, तो एडवांटेज बहुत सारा है। आज देखिए, बिहार में सड़कों पे कोई बेवजह जो है गुंडाई नहीं करता। एडवांटेज है नहीं, डिसएडवांटेज है तो बहुत सारा एडवांटेज भी है। शराब पी के जो है सड़कों पे कोई गुंडाई नहीं करता है। पहले लोग सरकार रोके ना गुंडाई, प्रशासन रोके, दरोगा जी रोके, इंस्पेक्टर रोके, वो क्या सिपाही रोके, हवलदार रोके, वो किस लिए? वो भी तो पैसा ले रही है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी है। दरोगा जी काम करेंगे, दरोगा जी रोकेंगे, लेकिन दरोगा जी आपके गांव में आके अगर कोई पति अपने पत्नी को बेवजह मार रहा है, घर से बाहर घसीट के मार रहा है, तो उसको रोकने में उनको समय लगेगा। कोई फोन करेगा, बुलाएगा, थाना से आएंगे, समय लगेगा। ये सारी चीजें रुकी है। ये सारी चीजें अप्रत्याशित रूप पुलिस तो होती है थाना में रुका है। और एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि शराबबंदी की वजह से बिहार में क्राइम घटा है। हालांकि क्राइम और कंट्रोल भैया, एनसीआरबी की बात आई तो जो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय क्या कहते हैं उसको, मानवाधिकार आयोग है, उसका डेटा मैं आपको बता रहा हूँ 2022 का, कि पूरे देश में शराब पीने से जितनी मौत होती है उसका जो 22% मौत है वो सिर्फ बिहार में होता है। देखिए, शराबबंदी के बावजूद मैंने क्या बोला कि डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज भी है।
कोई शराब पी के जो है गाड़ी नहीं चला रहा है, ट्रैक्टर नहीं चला रहा है, ट्रक नहीं चला रहा है, बस नहीं चला रहा है शराब पी के। शराब के नशे में आपको नहीं मिलेगा कोई बस चलाते हुए या ट्रैक्टर चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए। लेकिन डिसएडवांटेज भी है कि बहुत सारे लोग जहरीला शराब बनाते हैं और उसको जो है ज्यादा दाम पे बेचते हैं, जिसकी वजह से छपरा सीवान में अक्सर जो है इस प्रकार की घटनाएं होती है। चंपारण में होता देखिए ना कितने मर गए, अंधे हो गए लोग। मुजफ्फरपुर में होता है, लोग मरते हैं, ये सारी चीजें। तो इसी को रिवाइज करने की जरूरत है और बिहार सरकार अगर रिवाइज कर लेना तो बहुत सारा चीज सही हो जाएगा। अच्छा, अब जरा भोजपुरी पे आ जाइए। भोजपुरी तो वो बोले आवल है ना। हाँ एकदम। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बवाल चल रहा है। अभी एक यादव, अनुपमा यादव करके मेरे ख्याल से कोई सिंगर है, उसको कहीं गई थी स्टेज शो करने वहां। अगर आपको पता हो तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती, आपको पता ही है कि मैं शुरू से अपने इंटरव्यूज में नहीं करता, कि उसको वहां के जो स्थानीय शायद लोग थे, उसने आरोप लगाए हैं कि मारपीट हुई है, उसका कपड़ा फाड़ा गया। ऐसे चल रहे हैं भोजपुरी भोजपुरी में जो गाने वाने बन रहे हैं। ऊपर से इन दिनों केशारी और ये क्या नाम है उसका, एक काजल राघवानी, उसका भी चल रहा है विवाद। तो ये आपको नहीं लगता कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री विवादों में ज्यादा है काम से कम की वजह से? भोजपुरी इंडस्ट्री को समझिए, वर्तमान समय का भोजपुरी इंडस्ट्री क्या है। वर्तमान समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सबसे अच्छा कोई व्यक्ति है एक कलाकार के नाते, तो उसका नाम है खेसारी लाल यादव। सबसे अच्छा कोई गायक है तो उस गायक का नाम है पवन सिंह। और सबसे अच्छा एक्टर कोई है तो उस एक्टर का नाम है रवि किशन। रवि किशन अच्छा एक्टर, अच्छा गायक पवन सिंह, अच्छा कलाकार खेसारी लाल। रवि किशन सांसद कैसे हैं? देखिए रवि किशन से जब मैं मिला था तो उनपे एक सेपरेट अगर वीडियो बनाइएगा तो मैं बताऊंगा कि हर दिन 200 लोगों का मदद करते हैं। लिस्ट बनता है 200 लोगों का और कम से कम 200 लोगों का मदद करना है हर दिन रवि किशन को। गोरखपुर में बैठना है अपने ऑफिस में, और अगर गोरखपुर से बाहर हैं, फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, तो उनके ऑफिस में उनके प्रतिनिधि बैठेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। 200 लोगों का मदद करना है, उसका एक्सेल शीट बनता है और रवि किशन को भेजा जाता है। ये उनका काम है। एक्टर बहुत अच्छा है रवि किशन, गायक बहुत अच्छा है पवन सिंह, और इंसान के रूप में खेसारी लाल यादव से मिलिएगा तो आप उनके फैन बन जाएंगे। इंसान बहुत अच्छा है खेसारी लाल यादव, मैं इन तीनों से मिला हूँ। काजल राघवानी उसी इंसानियत पे तो सवाल उठा रही है। इन तीनों के इर्द-गिर्द बॉलीवुड घूमते रहता है, भोजपुरी इंडस्ट्री घूमती। ठीक है, काजल राघवानी जो आरोप लगा रही हैं कि बोल रही हैं कि हम खेसारी लाल यादव बोले थे कि अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे और मेरे साथ रहेंगे। जरा सोचिए, काजल राघवानी को सोचना चाहिए कि एक का घर आप उजड़वा रही हैं, एक का घर आप उजड़वा के जो है अपना घर बसाने का प्रयास कर रही हैं। यानी आप कह रही है कि खेसारी अपने पत्नी को तलाक दे दे और आपसे शादी कर ले। जब तक खेसारी लाल यादव अपने गानों में, अपने फिल्मों में जो है इनको मौका दिया, तब तक खेसारी लाल यादव अच्छे थे, और जब मौका देना बंद कर दिया तो खेसारी लाल यादव गलत हो गए। इंसान खेसारी लाल यादव अच्छे। जब मैं काजल से बात करूंगा तब भी इस पे बोल पाऊंगा, अभी तो ये उनका पक्ष है। नहीं, मैं खेसारी को जानता हूँ। खेसारी लाल यादव इंसान बहुत अच्छे, लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। पवन सिंह का गला में तो माँ सरस्वती वास करती है और इतना जबरदस्त गाना गाते हैं। हालांकि वो जो है कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें उनके अंदर कुछ कमियां हैं, जिस वजह से जो है वो बॉलीवुड में वो 10 साल पहले चले जाना चाहिए था। आज अगर बॉलीवुड में पवन सिंह होते तो ये बादशाह, हनी सिंह, अरिजीत, ये सब लोग जो है पवन सिंह के नीचे होते। मनोज तिवारी क्या दोस्त है? मैं तो पूछना ही भूल गई, इनका नाम तो रैपिड फायर में भी होना चाहिए। मनोज तिवारी शुद्ध सांसद हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने क्षेत्र पे ध्यान देते हैं, अपने पार्टी के स्टार प्रचारक हमेशा बने रहते हैं, हमेशा एनी टाइम मेहनत करते हैं। सुबह 7 बजे वो बंदा जग जाते हैं, हम लोगों के तो गार्जियन है, और रात में जो है 2-2 बजे 3-3 बजे तक मेहनत करते हैं। 300 किलोमीटर तक गाड़ी से चले जाते हैं, चुनाव प्रचार करके चले आते हैं। और यही गाड़ी से चले गए तो क्या मेहनत हुई? ड्राइवर साथ में जाके चले आए तो देखिए, आज के समय में जो है एयरपोर्ट पे जो है हवाई जहाज अवेलेबल है, हेलीकॉप्टर अवेलेबल है, स्टार प्रचारक है। वो कभी वेदर कंडीशन खराब होता है तो वो ये भी कह सकते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा, वेदर कंडीशन खराब है, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं मैं आऊंगा, और गाड़ी से चले जाते हैं। तो उनके अंदर एक अलग तरीके का क्वालिटी है, और वो कलाकार अब बाद में है, पहले शुद्ध पॉलिटिशियन है। लेकिन रवि किशन जी के साथ ये है, रवि किशन जी के साथ ये पॉलिटिशियन है। हाँ, रवि किशन जी के साथ ये है कि वो शुद्ध कलाकार है,
एकदम 24 कैरेट गोल्ड वो कलाकार है। अभी उनका लापता लेडी आया था एक फिल्म जो रिकॉर्ड बढ़िया बनाया, फिल्म। ऑस्कर में जो है नॉमिनेट हुआ है। तो वो शुद्ध कलाकार है। पवन सिंह शुद्ध गायक है, शुद्ध गायक है। और खेसारी लाल यादव मतलब कि अगर देखा जाए तो शुद्ध इंसान है और अच्छे इंसान है। कुल मिला के बातों से लग रहा है खेसारी से अच्छी जमती है यार। नहीं, मेरा तीनों से बनता है, मेरा तीनों से बनता है, तीनों से बनता क्योंकि नेता आप भी अच्छे हो गए हैं। अब बनता है। मैंने संबंध बना के रखा है, अच्छे लोगों से संबंध बना के रखा है। पवन सिंह से भी मेरा अच्छा संबंध है, खेसारी लाल यादव जी से भी अच्छा है, मनोज गाने भोजपुरी सुनते हैं आप? हाँ, कभी कभी सुनता हूँ। मतलब सुनता तो मैं भी हूँ। वैसे तो मिलियंस में व्यूज हैं। अभी बहुत सारे मीम चलते हैं कि भोजपुरी गाने सुन लीजिए तो क्या कहते हैं, उसको डिप्रेशन दूर हो जाएगा। कई बार लोग पूछते हैं, तो पूछना भी चाहिए। बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं भोजपुरी में, जैसे पवन सिंह का गाना है एक, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, गोरिया चांद किया जोरिया नियन गोर बाड़ू हो तो हर जोड़ के नहीं के तो। और भी बहुत सारे गाने हैं मैं, और उसके अलावा दूसरे भी गाने हैं, कूलर, कुर्ती, चोली, लहंगा, ब्लाउज। इससे ऊपर उठ पाएगी इंडस्ट्री? ये अभी तो लहंगा के ऊपर देख पाएगी। अभी देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री इन सब चीजों से ऊपर उठ रही है, ऐसा नहीं है नहीं उठ रही है, उठ रही है। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा और मौका देना होगा, दर्शकों को भी थोड़ा सुधरना होगा, क्योंकि दर्शक अभी छठ आ रहा है ना, अभी छठ आ रहा है ना, सब जगह बज रही होंगी अपने बिहार में शारदा सिन्हा। छठ के गाने के बारे में मैं बता रहा हूँ कि दुनिया का सबसे मधुर संगीत जो है, दुनिया का सबसे सुरीला संगीत, सबसे अच्छा संगीत जो है वो छठ का गीत होता है। आप अगर 5-7 छठ का गीत सुन लेंगे, पवन सिंह का, मनोज तिवारी का, कल्पना का, देवी का, इन लोगों का अगर छठ का गीत सुन ले, शारदा सिन्हा का, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनुराधा पौडवाल ने भी बहुत सारा गाना गाया है छठ का। अगर इन लोगों का गाना सुन लेंगे, अगर प्ले लिस्ट में अगर ये गाने हैं आपके, अगर सुन लेंगे तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। सुबह सुबह सुन के देखिए, पूरा दिन अच्छा हो जाएगा, इतना प्यारा होता है। और मैं ही नहीं, वही मुझे लगता है कि एक सेक्शन ये है, आप हम यही समझ रहे हैं कि एक सेक्शन तो ये है जिसमें शारदा सिन्हा है, स्वर कोकिला है, कितना अच्छा गाती हैं। कई उन्होंने क्या कहते हैं, जो लोग दर्शक नहीं जानते, मैं उनको बताऊं कि एक सीरीज आई थी, बहुत अच्छा चली, हुमा कुरैशी वाली, क्या नाम था उसका, महारानी, उसमें भी उन्होंने गाना गाया है। और छठ वाले गीत भी गाती हैं। लेकिन एक हिस्सा ये भी है कि बहुत अश्लील गाता है। एक वो नई गायक है शिल्पी राज, उस पर भी कई बार आरोप लगे, वो डबल मीनिंग गाने, घुस जा निकल जा काइंड ऑफ। देखिए, तो उन लोगों का गाना सुनना ही नहीं है। जैसे आपने शारदा सिन्हा का नाम लिया, आपने पवन सिंह के अच्छे गाने का नाम लिया, छठ के सारे गाने बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, के भी अच्छे, कल्पना के भी अच्छे अच्छे गाने हैं, अनुराधा पौडवाल के अच्छे अच्छे गाने। तो अच्छे गानों पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो अच्छे गाने ऑटोमेटिक लोग सुनेंगे। और देखिए, ये जो गंदे गाने होते हैं, ये कभी भी जो है सभ्य परिवार के बारात में, शादी में या किसी भी फंक्शन में जो है बजते हुए आप नहीं देखेंगे। अगर किसी के शादी फंक्शन में अगर अश्लील गाना बज रहा है तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहीं पे बन गया कि लड़की वाला परिवार कैसा है, लड़का वाला परिवार कैसा है, वहीं पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ऐसे इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं। बारात में सब तरह के लोग आते हैं, कुछ दोस्त आते हैं, खुशी खुशी में लोग बजा देते हैं, वो बन रहे हैं तभी तो खुशी में आप अश्लील गाना क्यों बजाइएगा? खुशी खुशी में अच्छा गाना क्यों नहीं बजाइएगा? खुशी खुशी में अश्लील गाना बजा के दूसरे किसी के बहन बेटियों के कानों में जो है अश्लील गाना क्यों सुनाइएगा? मान लीजिए आपके बारात में बज रहा है, बगल में एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है और बेटी बाप को खाना खिला रही है, और उस समय जो है चोली, लहंगा, ब्लाउज, घाघरा बज गया और उस बात को सुनाएगी, और बेटी भी शर्माएगी और बाप भी शर्माएगा। मैं समझ रहा हूँ। और इस पे ये डिबेट इसलिए नहीं खत्म होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि गाने बन रहे हैं इसलिए बज रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि गाने बज रहे हैं इसलिए बन रहे हैं। मामला फंसता जा रहा है और गाने बनते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, गाना अश्लील अगर किसी ने एक बनाया, अगर किसी गाने में जो है एक लाइन अश्लीलता डाला, वो गाना खूब चलेगा, तो फिर अगली बार 2 लाइन डालेगा, फिर अगली बार 3 लाइन डालेगा, उसके बाद से पूरा गाना ही अश्लील कर देगा। तो बजना बंद होना चाहिए, बजना बंद होना चाहिए, और लोगों को सुनना बंद करना चाहिए, ऑटोमेटिक जो है बनना बंद हो जाएगा। चलिए, ये बात आपने कर दी। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों की चर्चा हुई। अब ये कह दीजिए कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो संदेश अच्छा जाए। मनीष कश्यप आने वाले दिनों में किन रोल में देखेंगे, और सब्सक्राइब जरूर करिए, बताइए। आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं मनीष कश्यप, मैं आप लोगों को जो है वो राजनीति में मैं आप लोगों को दिखूंगा, और मैं अपने हिसाब से जो है ना ईमानदारी पूर्वक अपने कंधों पे जो है अपने दायित्व को का निर्वाह करूंगा।
और अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। मुझे एक बार आप लोग मौका दीजिए। कमेंट करिए, शेयर करिए, तो बोला ही नहीं आपने। कमेंट कीजिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में कौन सा पार्ट जो है आप लोगों को सबसे अच्छा लगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए, ताकि जो है लोग जो है बिहार के बारे में जान सके, बिहार की राजनीति के बारे में जान सके, बिहार के संस्कृति के बारे में, छठ के गानों के बारे में जान सके। जय हिंद। बहुत 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 धन्यवाद। और छठ आने वाला है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं छठ की।